मौद्रिक नीति, इसके उद्देश्य और सीमाएं भारत के विशेष संदर्भ में समझाइए। उत्तर। मौद्रिक नीति का अर्थ मौद्रिक अधिकारी अथवा सरकार की वह नीति जिसमें पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुद्रा तथा साख की मात्रा, उसके उपयोग और लागत को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रोफेसर केंट के अनुसार मौद्रिक नीति का अभिप्राय एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु चलन में मुद्रा और साख के विस्तार और संकुचन करने की व्यवस्था से। प्रोफेसर पॉल एजिंग के अनुसार मौद्रिक नीति में वे सब मौद्रिक निर्णय और उपाय शामिल किए जाते हैं जिनका उद्देश्य मौद्रिक प्रणाली को प्रभावित करना होता है। इस संदर्भ में बजट नीति, आय व रोजगार नीति, व्यापार और निवेश नीति है। मौद्रिक नीति के उद्देश्य। मौद्रिक नीति के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला, तीव्र आर्थिक विकास करना, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, कीमतों में स्थायित्व, प्राइस स्टेबिलिटी, विनिमय दरों में स्थायित्व, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, साधनों को पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट, आर्थिक स्थायित्व, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मुद्रा की तटस्थता, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, विविध उद्देश्य। मिसलेनियस में है आय में स्थिरता प्राप्त करना, उपेक्षित क्षेत्रों में साख का विस्तार करना, वित्तीय साधनों की पूर्ति करना, गरीबी उन्मूलन में योगदान देना, कुशल भुगतान यंत्र की व्यवस्था करना, बचत और निवेशों में वृद्धि करना। तीव्र आर्थिक विकास। मौद्रिक नीति का उद्देश्य दीर्घकालीन प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि करना, निवेश और पूंजी निर्माण को बढ़ाना तथा अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय और रोजगार को बढ़ाना है। ये नीति वित्तीय साधनों की वृद्धि कर, उसकी लागतों को घटाकर तथा उसके उपयोग को नियंत्रित करके विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। कीमतों में स्थायित्व। प्रोफेसर कीन्स के शब्दों में धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ कीमत स्तर वृत्तहीनता को समाप्त कर देश में बेकार पड़े साधनों को रोजगार उपलब्ध कराता है। अतः विकास प्रक्रिया से उत्पन्न मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के साथ साथ आंतरिक कीमतों में असाधारण उच्चावचनों को रोकना, व्यापार चक्रों को नियंत्रित करना मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विनिमय दरों में स्थायित्व। विनिमय दरों में स्थायित्व जहां एक और विदेशी मुद्राओं में सट्टे की प्रवृत्ति को रोकता है, विदेशी पूंजी के बहिर्गमन को हतोत्साहित करता है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक लेन देन को स्थिर बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संबंधों में स्थिरता लाता है। उत्पादन साधनों को पूर्ण रोजगार देने का उद्देश्य, ताकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार एवं आय में उच्चतम स्तर प्राप्त किया जा सके। सस्ती साख नीति निवेश को बढ़ावा देती है। मुद्रा की मात्रा या पूर्ति में वृद्धि से धीरे धीरे मूल्य स्तर में धीरे धीरे वृद्धि आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहन देती है। आर्थिक स्थायित्व। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अर्थव्यवस्था को उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए उतार चढ़ाव को रोकना, मांग और पूर्ति में साम्य बनाए रखना, रोजगार में स्थायित्व के साथ साथ आर्थिक तेजी मंदी के दुष्प्रभाव को नियंत्रित करना होता है। मुद्रा की तटस्थता। प्रोफेसर विकस्टीड, प्रोफेसर हायक तथा रॉबर्टसन ने मौद्रिक नीति का उद्देश्य मुद्रा की तटस्थता बताया। ये मानते हैं कि मुद्रा की मात्रा या पूर्ति में उतार चढ़ाव से ही असंतुलन या उतार चढ़ाव होते हैं। वर्तमान समाज में धारणा व्यवहारिक नहीं है। कीन्सवादियों ने मुद्रा को सक्रिय माना है। अन्य उद्देश्य आय में स्थिरता लाना, उपेक्षित क्षेत्रों में साख सुविधाओं का विस्तार करना, आर्थिक विकास के लिए साधन जुटाना, साख उपलब्ध कराना, ऋणों की लागत घटाना तथा वित्तीय साधनों को उत्पादक कार्यों की तरफ मोड़ना। चौथा, गरीबी उन्मूलन में सहायता करना। पांचवा, कुशल भुगतान प्रणाली की व्यवस्था करना। विकासशील अर्थव्यवस्था की बढ़ती मौद्रिक आवश्यकता की पूर्ति करना, बचत और निवेश में वृद्धि करना। मौद्रिक नीति के उद्देश्यों में परस्पर विरोध। पहला, कीमत स्थिरता तथा विनिमय स्थिरता साथ साथ संभव नहीं है। दूसरा, आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए कीमत स्थिरता संभव नहीं है। मौद्रिक नीति के उपकरण और औजार। मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा और साख की मात्रा, उसकी लागत तथा उसके उपयोग को नियंत्रित किया जाता है। डॉक्टर टी सेठी ने मौद्रिक नीति के प्रमुख उपायों में उचित ब्याज दर का निर्धारण एवं क्रियान्वयन, साख सुविधाओं का विस्तार एवं अनुचित विस्तार पर रोक, तीसरा, साख के उपयोग पर नियंत्रण, चौथा, वित्तीय संस्थाओं की स्थापना संचालन पर प्रभावी नियंत्रण, पांचवा, सार्वजनिक ऋण प्रबंध का समावेश किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में उपकरणों को दो भागों में बांटते: साख नियंत्रण के उपकरण, साख सुविधा विस्तार के उपकरण।
साख नियंत्रण के उपकरण बैंक दर, बैंक रेट, खुले बाजार क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, नगद कोषानुपात CRR, वैधानिक तरल कोषानुपात SLR, चयनित साख नियंत्रण सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, उपभोक्ता साख नियमन, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, नैतिक कानून, मॉरल सुएशन, प्रचार प्रसार है, डायरेक्ट एक्शन प्रत्यक्ष कार्रवाई। साख सुविधा विस्तार करने के उपकरण क्या है? वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, संचालन, विस्तार किया जाए। दूसरा, बैंक शाखाओं का विस्तार किया जाए। तीसरा, चलन मुद्रा का विस्तार किया जाए। चौथा, बिल बाजार का विस्तार किया जाए। पांचवा, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाए। छठा, प्राथमिक क्षेत्र में ऋण सुविधाएं दी जाए। सातवां, गरीबी निवारण हेतु ऋण सुविधा दी जाए। आठवां, चयनित पुनर्वितरण व पुनर्कटौती सुविधा दी जाए। साख नियंत्रण के उपकरण ये वे हैं जो साख की मात्रा, उसके उपयोग और उसकी लागत को प्रभावित करने वाले उपकरणों का कहता है। इनमें परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों उपकरण शामिल है। बैंक दर मौद्रिक अधिकारी के लिए ये एक महत्वपूर्ण उपकरण है। विकसित देशों में सस्ती साख और महंगी साख नीति द्वारा साख नियंत्रण किया गया। भारत का बैंकिंग अधिकारी RBI बैंकिंग व्यवस्था में असंतुलित विकास, सर्राफों और साहूकारों की महत्वपूर्ण भूमिका, बेलोच आर्थिक ढांचा तक कृषि क्षेत्र की प्रधानता के कारण बैंक दर की सफलता साख नियंत्रण में संदिग्ध रहती है। खुले बाजार क्रिया सबसे सरल और सीधा उपकरण है, पर इसके प्रयोग में कई बाधाएं आती। पहले तो केंद्रीय बैंक के पास प्रतिभूतियों का पर्याप्त स्टॉक जरूरी है। दूसरा, विक्रय में होने वाली हानि उठानी पड़ती। भारत में OMO का काफ़ी उपयोग हुआ है। नगद कोष अनुपात में परिवर्तन RBI अधिनियम 1953-35 के अनुसार एक निश्चित प्रतिशत नगद कोष व्यापारिक बैंकों को RBI के पास रखना होता है, जो CRR है। यह दर 3 से 15% है। वर्तमान में CRR 5% के आसपास है। CRR को बढ़ाने घटाने से साख संकुचन और विस्तार होता है। वैधानिक तरल कोषानुपात SLR बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के अनुसार भारत में प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग अपने ही पास तरल कोष के रूप में रखना होता है। वह SLR है। इसकी दर 25 से 40% तक थी। वर्तमान में इसकी न्यूनतम सीमा 25% हटा दी गई है। 1 अप्रैल 2003 से भारत में सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों तथा सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी शुद्ध जमाओं का 25% जमा करना शुरू किया गया था RBI के पास। चयनित साख नियंत्रण सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ये गुणात्मक विधि है। RBI एक्ट धारा 21 के अंतर्गत बैंक अग्रिमों के बारे में RBI दिशा निर्देश जारी कर सकता है। किन किन कार्यों के लिए कितना कितना अग्रिम दिया जाए और किन को नहीं, अग्रिमों की शर्तें एवं ब्याज दरें क्या हो, सुरक्षित अग्रिमों के लिए कितना कितना मार्जिन रखा जाए, उधार की अधिकतम सीमा क्या है। इसके लिए RBI ने प्राय निम्न विधियाँ अपनाई। मार्जिन मूल्यांतर निर्धारण, अनिवार्य वस्तुओं के संग्रह प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए मार्जिन ऊंचा रखा जाता है। RBI ने इस रीति को 1956 से शुरू किया। चीनी, चावल, तेल, खाद्यान्न आदि पर मार्जिन की व्यवस्था लागू है। अग्रिमों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, विभेदात्मक ब्याज दर लागू करना, आयात पूर्व जमा लागू करना, आयात कोटा निर्धारण करना, उपभोक्ता साख नियंत्रण, नैतिक निर्णय, प्रचार प्रसार, प्रत्यक्ष कार्रवाई। साख सुविधा विस्तार के उपकरण औजार भारत जैसे विकासशील देशों में केंद्रीय बैंकों को अपनी मौद्रिक नीति के अंतर्गत ये उपकरण अपनाने होते हैं था। वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, संचालन, विस्तार अति आवश्यक है। भारत में IFCI, ICICI, IDBI, SEDBI, राज्य वित्त निगम, नाबार्ड, UIT आदि कई निगमों की स्थापना की गई है। बैंकिंग शाखाओं का विस्तार, राष्ट्रीयकरण के बाद से इनमें विस्तार हुआ। देश के सभी भागों में मौद्रिक नीति का प्रभाव डालने के लिए इन शाखाओं का विस्तार करना आवश्यक है। जून 2005 के अंत में 68,500 शाखाएं थी। चलन मुद्रा का विस्तार, विकास के साथ साथ मौद्रिक क्षेत्र का विकास होता है, अतः बड़े उत्पादन के विनिमय की सुरक्षा सुविधा के लिए चलन मुद्रा का विस्तार करना भी मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बिल बाजार का विकास, मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में बिल बाजार का विकास भी साख सुविधाओं में वृद्धि करता है। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने से सरकार को आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध होने में मदद मिलती है और साथ ही बैंकों को उस सीमा तक साख निर्माण की क्षमता कम हो जाती है। प्राथमिक क्षेत्रों को ऋण सुविधा, कृषि, लघु उद्योग तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अधिकाधिक ऋण सुविधाएं देना मौद्रिक नीति की सफलता के लिए जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में साख का तीव्रतर विस्तार हुआ है। सातवां, गरीबी निवारण कार्यक्रमों के लिए अधिकाधिक ऋण सुविधाएं प्रदान करना मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है।
ताकि आर्थिक स्थिरता में योगदान मिले। भारत में गरीबी निवारण तथा रोजगार वृद्धि के कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, नेहरू रोजगार योजना NRY, जवाहर रोजगार योजना GRY आदि महत्वपूर्ण है। चयनित पुनर्वित्त और पुनर्कटौती सुविधा, इनका संबंध उन मौद्रिक उपायों से है जो चुने हुए आर्थिक क्षेत्रों को पुनः कटौती और पुनः वित्त की सुविधा करते हैं। भारत में योजनाबद्ध विकास के दौरान इन उपायों को प्रोत्साहन दिया गया है। मौद्रिक नीति का महत्व और भूमिका, तीव्र आर्थिक विकास हुआ है। 1951 में विकास दर 1.5% बढ़कर वर्तमान में लगभग 8.5% के निकट है, जो मौद्रिक नीति की सफलता बताती है। दूसरा, सुदृढ़ बैंकिंग आधार, देश में मौद्रिक नीति से बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं का सुदृढ़ आधार तैयार हुआ है। IFC, ICICI, IDBI, नाबार्ड, एक्सिम बैंक, राज्य वित्त निगम आदि स्थापित किए गए हैं। तीसरा, पूंजी निर्माण में वृद्धि, जहाँ 1951 में भारत में पूंजी निर्माण का वार्षिक दर लगभग 5.5% थी और बढ़कर 30% के लगभग पहुंच गई है। मूल्यों में सापेक्षिक स्थिरता, भारत में मौद्रिक नीति नियंत्रित साख विस्तार की रही है, फिर भी कई बार मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, पर 1991 से आर्थिक सुधार लागू करने के बाद मूल्यों में सापेक्षिक स्थिरता की प्रवृत्ति है। राजकोषीय व मौद्रिक नीति में समन्वय न होने से मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने में विफलता के लिए केवल मौद्रिक नीति व दोष गणना उपयुक्त नहीं है। पांचवा, विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता, व्यापार असंतुलन के कारण इन दरों में स्थिरता रखने में असफल रही है, परंतु स्थिरता लाने के भरसक प्रयास मौद्रिक नीति ने किए हैं। मौद्रिक व्यवस्था में लोच है, भारत की मौद्रिक नीति क्रियान्वयन से मौद्रिक व्यवस्था में पर्याप्त लोच आई है। सात, प्राथमिक क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में अधिक ऋण सुविधा, इनका ऋण भाग 14% से बढ़कर लगभग 35% पहुँच गया है। विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि, भारत में निर्यात उद्योगों को अधिक साख सुविधा, नीची ब्याज दरें और अन्य मौद्रिक प्रलोभन द्वारा निर्यातों में 17% वृद्धि से भारत के विदेशी विनिमय कोष 1991 के $1 अरब से बढ़कर 5 मई 2006 को $163 अरब थे, वर्तमान में $300 अरब से अधिक है। मौद्रिक नीति की सीमाएं, बाधाएं और कमियां, संगठित मुद्रा बाजार का अभाव होना, ये इसकी सीमा या बाधा है। दूसरा, संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार में परस्पर सहयोग का भी अभाव होना। तीसरा, विकसित बिल बाजार का नहीं होना या अभाव होना। चौथा, विकसित विशिष्ट बट्टा गृह और स्वीकृति गृहों की धीमी प्रगति होना। पांचवा, बैंकिंग सेवाओं का असंतुलित और अपर्याप्त विकास होना। छठा, ऋणों की मौसमी आवश्यकता, मौद्रिक नीति की सफलता ऋणों की मांग में निरंतरता पर निर्भर करती है। सातवां, ब्याज दरों में भिन्नता, मौद्रिक नीति की सफलता की सबसे बड़ी, भारत में संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार की ब्याज दरों में पाई जाने वाली भिन्नता। यद्यपि RBI के प्रभावी नियंत्रण से संगठित क्षेत्र की ब्याज दर में काफ़ी एकरूपता आई है, पर अब भी देश के असंगठित क्षेत्र में ब्याज दरें काफ़ी ऊंची और अनियंत्रित है। मौद्रिक नीति और राजकोष नीति में समन्वय का अभाव, भारत के संदर्भ में देश की मौद्रिक नीति का संचालन और क्रियान्वयन RBI करता है, जो देश की मौद्रिक आवश्यकताओं के साथ साथ निर्धारित उद्देश्य प्रेरित होती है, जबकि राजकोष नीति का निर्धारण और क्रियान्वयन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया था। दोनों में तालमेल के अभाव मौद्रिक नीति की सफलता संदिग्ध हो जाती है। देश के आर्थिक विकास का स्तर और आर्थिक परिस्थितियाँ, लोगों में बैंकिंग आदतें नहीं होना, पिछड़े देशों क्षेत्रों में लोग नकद लेन देन से और सौदे करते हैं, जिससे मौद्रिक नीति में बाधा होती है क्योंकि उसमें असंगठित मुद्रा बाजार का प्रभुत्व रहता है। 11, ब्याज दरों में लोचशीलता का अभाव, जिस देश में असंगठित मौद्रिक क्षेत्र का प्रभुत्व होता है, लोगों में बैंकिंग आदत कम होती है तथा मुद्रा बाजार में भाग लेने वालों की संख्या सीमित होती है, उस देश में ब्याज दरों में लोचशीलता का अभाव होता है। मौद्रिक अधिकारी द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने पर भी मुद्रा बाजार में ब्याज दरें नहीं बढ़ती और घटाने पर भी नहीं घटती, वह मौद्रिक नीति अपने उद्देश्य में फेल हो जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की नई मौद्रिक और साख नीति।